एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गेहून नाम की एक आदमी को जो कि अपनी मॉम के साथ में रहता है। आज के दिन गेहून की बेटी का बर्थडे होता है और उसकी मदर उसको कुछ पैसे देती है ताकि गेहून अपनी बेटी खायोंग को डिनर पर ले जाए। गेहून अपनी मॉम से ये बोलता है कि उसको कुछ और पैसे चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को प्रेजेंट भी दे सके और उसकी मदर उसको थोड़े से पैसे और दे देती है। अब यहाँ पर गेहून के बारे में बात करें तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और उस पर काफी ज्यादा कर्जा भी था। साथ ही उसकी वाइफ के साथ में 3 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था, जिसका असल रीजन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ही थी। नाउ बैक टू द स्टोरी अगेन। गेहून की मदर जो कि घर खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचने का काम किया करती थी, वो अब घर से चली जाती है और उनके जाने के बाद में गेहून उसका एटीएम चुपके से निकाल लेता है और घर से चला जाता है। गेहून यहाँ पर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मदर ने वो पिन चेंज कर दिया था, तो यहाँ पर वो अपनी बेटी का बर्थडे डालता है जो कि उसके लिए लकी निकलता है और वो पैसे निकाल लेता है। जिसके बाद में वो बैटिंग के लिए चला जाता है, यानी कि जुआ खेलने के लिए, जहाँ सबसे पहले तो वो सारे के सारे पैसे हार जाता है लेकिन उसके बाद में वो 4.5 मिलियन वॉन जीत जाता है, जो कि लगभग 2,80,000 इंडियन रुपीस होते हैं। गेहून इस चीज से बहुत खुश हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट को 10,000 वॉन की टिप देकर बाहर चला जाता है। बाहर गेहून को कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि असल में गेहून से अपने पैसे लेने के लिए आए थे और गेहून उनसे बचकर भागता है, जहां पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और फिर बाथरूम में जाकर छुप जाता है और इस लड़की को ध्यान रखना आगे काम आएगा। अब वो गुंडे और उनका बॉस गेहून के पास में आते हैं और वो उनको पैसे देने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं और उसको याद आता है कि उसी लड़की ने जिससे वो बाहर टकराया था उसने ही पैसे निकाल लिए होंगे। वो आदमी गेहून को मारता है और उससे अपने पैसे मांगता है, जिस पर गेहून उससे एक और महीने का टाइम मांगता है, जिस पर वो आदमी मान जाता है और वो गेहून से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है जिसमें कि अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो उसके बॉडी पार्ट्स को बेचकर वो आदमी अपनी वसूली करेगा। वो आदमी अब वहां से चला जाता है और गेहून वापस रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर अपने पैसे ले लेता है जो कि उसने कुछ टाइम पहले ही उसको टिप में दिए थे, एज उसको अपनी बेटी को डिनर करवाना था और एक गिफ्ट देना था। गेहून अब एक टॉय शॉप में जाकर गेम्स में टॉयज को जीतने का ट्राई करता है, बट वो हमेशा की तरह हार रहा था और तभी एक छोटा सा लड़का उसके पास में आता है और उसकी हेल्प करने का बोलता है, जिस पर गेहून ऑब्वियसली एग्री हो जाता है। अब वो लड़का ट्राई करते हुए एक गिफ्ट को जीत लेता है जिससे वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेटर ऑन गेहून अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है, जहाँ पर वो ये बताती है कि उसके स्टेप डैड उसको एक बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गए थे, बट उसको गेहून के साथ में ही अच्छा लगता है। उसको ये फास्ट फूड खाना काफी पसंद है लेकिन उसकी मदर उसको ये सब खाने नहीं देती। गेहून उसको एक गिफ्ट देता है जो कि असल में एक पिस्टल सिगरेट लाइटर था, एज उसने यही टॉय शॉप में जीता था, जिससे उसकी बेटी थोड़ी सी दुखी तो हो जाती है लेकिन वो अपने फादर के साथ में रहकर काफी खुश थी। गेहून अपनी बेटी से बोलता है कि वो अगले साल उसको इससे भी अच्छा गिफ्ट लाकर देगा और वो इसका प्रॉमिस करता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि वो स्मोकिंग करनी छोड़ देगा। रात को गेहून अपनी बेटी को घर छोड़ देता है, जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ उसको कुछ खास पसंद नहीं किया करती थी। घर जाते टाइम मेट्रो स्टेशन पर गेहून परेशान बैठा हुआ था कि तभी उसके पास में एक सेल्समैन आता है और ये वही एक्टर है जिसको हमने द ट्रेन टू बुसान में देखा था। अब वो गेहून को एक गेम खेलने के लिए बोलता है जिसमें गेहून को जीतने के बाद उसको 10,000 वॉन्स मिलेंगे। गेहून उस गेम के लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों गेम खेलने लगते हैं, जिसमें दोनों के पास एक एक कार्ड होता है और एक कार्ड को दूसरे कार्ड पे मारने पर जिसका भी कार्ड पहले फ्लिप हो जाएगा वो जीत जाएगा और अगर वो कार्ड बाय चांस फ्लिप नहीं हो पाता तो सामने वाला हार जाएगा। अब गेहून बार बार ट्राई करता है और वो फेल हो जाता है, जहाँ पर पेनल्टी के तौर पर उसको सिर्फ एक स्लैप मिलता है। शुरू में तो वो स्लैप्स काफी कम लग रहे थे, बट बार बार फेल होने पर गेहून को उन स्लैप से हर्ट होने लगता है। अब फाइनली गेहून जीत जाता है और वो सेल्समैन उसको बेट के अनुसार 10,000 वॉन दे देता है। ये गेम थोड़ी देर और चलता है और यहाँ पर फाइनली गेहून 1 लाख वॉन जीत लेता है। वो सेल्समैन गेहून को बोलता है कि वो इससे कई ज्यादा पैसे कमा सकता है बाकी के कुछ और गेम्स को खेलकर, जिस पर गेहून मना कर देता है कि उसको इतनी भी जरूरत नहीं है और वो पैसों के लिए ऐसे गेम नहीं खेलेगा। बट वो सेल्समैन गेहून को एक कार्ड देकर वहां से चला जाता है। उसका ये कहना था कि वो सब कुछ जानता है और इस गेम के अंदर काफी कम सीट बची हुई हैं। अब अपने घर जाते टाइम गेहून एक लेडी से मिलता है जो उसकी मदर की फ्रेंड होती है और उसका बेटा भी गेहून का बचपन का दोस्त था।
असल में वो उससे यहाँ पर मछली लेने के लिए आया था। गिहुन से बात करते हुए वो लेडी ये बताती है कि उसका बेटा सांगवू फॉरेन ट्रिप पर गया है और उसका प्रमोशन भी हो गया है और वो अपनी लाइफ में अच्छा खासा कमा भी रहा है। गिहुन ये बात सुनकर काफी खुश होता है और बोलता है कि उसको उस चीज की खुशी है और सांगवू हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था और काफी ज्यादा स्मार्ट भी था। अब गिहुन रास्ते में आते वक्त एक बिल्ली को थोड़ी सी मछली देता है जिससे ये पता चलता है कि वो कितना काइंड हार्टेड है। अब डिनर करते टाइम वो अपनी माँ को घर खर्चे के लिए थोड़े से पैसे देता है और तभी उसकी माँ उसको ये बताती है कि उसकी बेटी के जो स्टेप डैड है उनको प्रमोशन मिला है और वो यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। उसकी मदर उसको ये बोलती है कि उसे अपनी बेटी को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि अगर वो उससे दूर चली गई तो वो कभी भी गिहुन से नहीं मिल पाएगी और गिहुन एक टाइम पर उसके लिए अजनबी हो जाएगा। गिहुन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए उसको फाइनेंशियली कैपेबल होना पड़ेगा। रात को गिहुन उस सेल्समैन की बात को याद करता है और उसको दिए हुए कार्ड के नंबर पर कॉल कर देता है। कॉल पर एक आदमी गिहुन से पूछता है कि अगर गिहुन गेम में ज्वाइन करना चाहता है तो उसको अपना नाम और स्टेट बताना होगा। अगले सीन में हम गिहुन को रोड पर खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें ड्राइवर गिहुन से पासवर्ड पूछता है जिसका आंसर गिहुन दे देता है जो कि था रेड लाइट ग्रीन लाइट। अब गिहुन उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस कार में उसको कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि बेहोश थे और तभी गिहुन को भी बेहोश कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर बेहोशी वाली गैस छोड़ दी जाती है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ड्राइवर को कुछ क्यों नहीं हुआ क्योंकि वहां पर उसने मास्क पहना हुआ था। अब अगले सीन में गिहुन एक बड़े से हॉल में जागता है जहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज हो गए थे और वहां पर बहुत सारे लोग थे। गिहुन अपने बेड से नीचे आता है और एक ओल्ड मैन को देखता है जो कि लोगों को काउंट कर रहा था। तो गिहुन उसको बोलता है कि लोगों के एक्चुअल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो कि हैं 456। गिहुन उस ओल्ड मैन का नंबर देखता है जो कि 001 था और गिहुन का नंबर यहाँ पर 456 था यानी कि वो आखिरी पार्टिसिपेंट था। अब वो ओल्ड मैन गिहुन से बोलता है कि वो जानता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं बट वो काउंट इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको ऐसा करने के लिए बोला है ताकि उसको डिमेंशिया ना हो। गिहुन उस ओल्ड मैन से ये बोलता है कि इतनी ज्यादा एज में उस ओल्ड मैन को ऐसे गेम्स में ना आकर अपने घर पर रहना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहिए। जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सभी की फैमिलीज खुशहाल नहीं होती और साथ ही उस ओल्ड मैन को ब्रेन ट्यूमर भी है जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और उसके पास में ज्यादा टाइम भी नहीं है। दूसरी ओर हॉल में एक प्लेयर 101 एक दूसरी प्लेयर 067 को परेशान कर रहा होता है और बोलता है कि वो पहले उसके लिए काम किया करती थी और अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। प्लेयर 067 बोलती है कि उसको फ्रीडम चाहिए थी और अब वो किसी के लिए भी काम करना नहीं चाहती। प्लेयर 101 उस लड़की को बुली करते हुए पीटने लगता है और गिहुन उस लड़की को पहचान लेता है कि उस लड़की ने ही उसके पैसे चुराए थे यानी कि स्टार्टिंग में जहाँ पर वो लड़की गिहुन से टकरा गई थी। गिहुन जाकर उस लड़की से अपने पैसे मांगता है और प्लेयर 101 गिहुन से भी बहस करता है बट हॉल में तभी मेन गेट ओपन हो जाता है जिससे सभी लोग वहां देखने लगते हैं। अब मेन गेट में से कुछ मास्क पहने हुए व्यक्ति वहां पर आते हैं और उनमें से एक सभी प्लेयर्स को वेलकम करता है। वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अब सबको गेम के बारे में कुछ चीजें बताता है कि उनको गेम्स खेलने हैं जिसमें जीतने पर उनको पैसे मिलने वाले हैं। प्लेयर्स अब उससे सवाल करते हैं कि वो पैसा क्यों दे रहे हैं। तभी वहां की स्क्रीन्स पर वहां पर आए अलग अलग लोगों की वीडियोस प्ले होने लगती हैं। उस वीडियो में वो सारे ही प्लेयर सेल्समैन के साथ वो गेम खेल रहे थे जो कि यहाँ पर गिहुन ने स्टेशन पर खेला था और अब यहाँ पर मास्क पहना हुआ पर्सन एक एक करके उन प्लेयर्स के बारे में बताने लगता है कि वो कौन है और उन पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी 456 लोग थे उन सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा था। फाइनली वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति उन सभी प्लेयर्स को गेम की विनिंग प्राइस दिखाता है जो कि एक बड़ा सा कंटेनर था और उसमें भरे जाने वाली अमाउंट फर्स्ट गेम के बाद बताया जाएगा जिसके बारे में आगे और अच्छे से भी बताया जाने वाला है। अब वो मास्क पर्सन सभी को बोलता है कि वो लोग अपनी फ्री विल से गेम को एक्सेप्ट करेंगे और उनको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। सभी लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट में सिर्फ 3 ही बातें लिखी हुई थी। पहला कि कोई भी गेम को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अगर किसी प्लेयर को गेम नहीं खेलना है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और तीसरा मेजोरिटी की बात रखी जाएगी, मतलब सभी प्लेयर्स किसी इशू पर वोट करेंगे और जहां पर ज्यादा वोट्स होंगे वो बात मानी जाएगी। अब यहाँ पर सभी लोगों के फोटोज को भी क्लिक किया जाता है और अब फाइनली गेम शुरू
शुरू होता है। उन लोगों को एक पजल जैसे घर से होते हुए एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है। ग्राउंड के अंदर गिहुन को शॉकिंगली सांगवू मिलता है और गिहुन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो फॉरेन ट्रिप पर गया था, जिस पर सांगवू कुछ भी खास जवाब नहीं देता। दूसरी ओर हम एक कंट्रोल रूम को देखते हैं जहाँ पर सभी प्लेयर्स पर नजर रखी जा रही थी। सबके पिक्चर्स को एक जगह पर अलग अलग ब्रिक्स में रखा गया था और वहाँ पर एक ब्लैक मास्क पर्सन सभी कुछ सुपरवाइज कर रहा था। अब वो मास्क पर्सन एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर लैंडलाइन पर एक कॉल आता है, जिसको वो मास्क पहना हुआ पर्सन अटेंड करता है और बोलता है कि पहला गेम शुरू हो चुका है और वो अब एक टीवी के सामने जाकर गेम को लाइव देखने लगता है। नाउ बैक टू द ग्राउंड। ग्राउंड में एक बड़ी सी डॉल का रोबोट था और वहाँ पर गेम 1 के बारे में सबको बताया जाता है। गेम 1 का यहाँ पर नाम था रेड लाइट ग्रीन लाइट, जो कि इस एपिसोड का भी नाम है और पासवर्ड भी यही था गिहुन के लिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे के सारे जो गेम्स है वो कोरिया में खेले जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर ये सीरीज बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेक्स हैं वो काफी डेडली हैं। खैर, अब इस गेम के अंदर वो रोबोट जो है वो रेड लाइट और ग्रीन लाइट बोलेगी, जिस पर सबको रेड लाइट पर रुकना है और ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है। और ऐसे करते करते उन लोगों को टाइमर से पहले बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना होगा और वो पहला गेम जीत जाएंगे। टाइमर स्टार्ट होता है और गेम भी चालू हो जाता है। अब वो रोबोट ग्रीन लाइट बोलती है और सभी लोग चलने लगते हैं। ये गेम सबको फन लग रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे मस्ती करते हुए। अब वो रोबोट रेड लाइट बोलती है और सभी लोग रुक जाते हैं, बट एक लड़का थोड़ा सा मूवमेंट कर देता है और फायर की आवाज आती है, जिससे वो लड़का वहीं गिर जाता है। अगली ग्रीन लाइट पर एक दूसरा लड़का उस गिरे हुए लड़के के पास में आता है, जो कि ये देखता है कि उस लड़के को गोली लगी हुई है और वो लड़का मर चुका है। ये देखकर वो लड़का भागने लगता है। अब तक रेड लाइट हो चुकी थी और उस लड़के को भी गोली मार दी जाती है। ये देखकर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और बहुत सारे लोगों को शूट करके मार दिया जाता है। अब तक सब समझ गए थे कि ये गेम इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा था। अब वो लोग संभल कर आगे बढ़ जाते हैं और गलती करने पर लोगों को शूट कर दिया जाता था और उस जगह पर बहुत सारे स्नाइपर्स लगे हुए थे। एक जगह पर गिहुन गिरने वाला होता है, बट उसको एक दूसरा प्लेयर बचा लेता है और धीरे धीरे वो दोनों भी टाइमर के खत्म होने से पहले ही बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। टाइमर खत्म हो जाता है और ग्राउंड में बचे लोग जिन्होंने टाइमर से पहले लाइन क्रॉस नहीं करी थी, उन सभी को शूट करके मार दिया जाता है और एपिसोड 1 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बाकी के बचे हुए सारे प्लेयर्स वापस अपने अपने डोम में आ जाते हैं और अब वो सब काफी ज्यादा डर गए थे, तो वो गेम छोड़ने की बात करते हैं। मास्क मैन भी वहां पर आता है और उनसे बोलता है कि वो ऐसे गेम को नहीं छोड़ सकते और सभी लोग मास्क मैन के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। अब यहाँ पर गिहुन अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि एक टर्म यहाँ पर मेजोरिटी के नाम से भी थी, जहाँ पर सभी लोग गेम छोड़ने के लिए वोटिंग कर सकते हैं और जहाँ पर ज्यादा वोट्स होंगे वो मेजोरिटी जीत जाएगी कि गेम खेलना है या फिर छोड़ना है। ये सब सुनने के बाद मास्क मैन उनको सबसे पहले गेम प्राइस दिखाता है, एज उसके बाद वो लोग अपना फैसला करें। अब वो कंटेनर नीचे आता है जिसके अंदर 25 बिलियन वॉन्स थे। एज एक पर्सन को यहाँ पर 100 मिलियन वॉन्स मिलने वाले थे और मास्क मैन ये बोलता है कि अगर वो लोग यहाँ से जाते हैं तो ये अमाउंट मरने वालों की फैमिली को दे दी जाएगी और अगर वो लोग कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट पर्सन जो विनर होगा उसको फाइनल अमाउंट में 45 बिलियन वॉन्स मिलेंगे। अब अगर आपको मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो ये होते हैं 281 करोड़ रुपीस। जी हाँ, अब ऑब्वियसली पैसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अब वोटिंग शुरू होती है, जहाँ पर गिहुन गेम छोड़ने के लिए ही वोट करता है। बट अब कुछ लोग गेम में रहने के लिए भी वोट करने लगते हैं क्योंकि प्राइज मनी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी। लास्ट में वोटिंग पोल सेम होता है और लास्ट वोट वही ओल्ड मैन प्लेयर 001 का था, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर गेम छोड़ने के लिए मान जाता है और यहाँ पर मेजोरिटी जो थी वो गेम छोड़ने के लिए जीत जाती है। और तभी वहाँ पर मास्क मैन सबके सामने ये बोलता है कि उनको एक आखिरी चांस भी मिल जाएगा और फिलहाल जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अब सब लोगों को वहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है जहाँ से उनको पिकअप करा गया था और गिहुन उस पिक पॉकेट लड़की के साथ में ही था और वो उससे अपने पैसे मांगता है और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। मतलब बताओ 2,80,000 रुपीज लेकर भाग गई, हद है। सांगवू को यहाँ पर दूसरे प्लेयर 199 के साथ में ड्रॉप किया हुआ था जिसका रियल नेम अली होता है। अली यहाँ पर सांगवू से फोन मांगता है ताकि वो एक कॉल कर सके, लेकिन सांगवू का फोन यहाँ पर डिस्चार्ज होता है तो पास के ही शॉप से एक पावर बैंक लेकर वो अपना फोन चार्ज करता है। अली यहाँ पर कॉल कर लेता है और सांगवू से अपने घर के डिस्टेंस के बारे में पूछता है, जिस पर सांगवू बोलता है कि यहाँ से अली का घर तो काफी दूर है। अली अब अपने घर जाने लगता है और सांगवू उसको कुछ पैसे बस के किराए के लिए दे देता है क्योंकि
अली के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और अली सांगवू को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में गिहुन पुलिस स्टेशन जाकर उस गेम के बारे में बताता है जहाँ पर पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा ही नहीं होता और वो उसको पुलिस स्टेशन से बाहर भेज देते हैं। गिहुन यहाँ पर उस सेल्समैन के दिए हुए कार्ड पर भी कॉल ट्राई करवाता है, बट इस बार वो नंबर किसी लेडी का था जो कि कॉल करने को लेकर गुस्सा करती है। पुलिस स्टेशन में एक डिटेक्टिव भी गिहुन को देख रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर से गिहुन के बारे में पूछता है तो ऑफिसर ये बताता है कि गिहुन कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहा था और वो भी किसी गेम को लेकर, क्योंकि शायद से वो ड्रंक है। कुछ देर के बाद में गिहुन सांगवू से मिलता है जो कि टाउन में ही था बट अपने घर पर नहीं जाता। गिहुन से बात करते हुए सांगवू बताता है कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है जो कि है 6 बिलियन वॉन्स। ये सुनकर गिहुन भी शॉक्ड हो जाता है और फिर सांगवू बोलता है कि उसने ट्रेडिंग में बहुत सारे पैसे लगाए थे जो कि सारे के सारे डूब गए और वो बैंकरप्ट हो चुका है। यानी कि ये फॉरेन जाने वाली बात जो थी वो उसकी माँ को तसल्ली देने के लिए थी। गिहुन को अब एक कॉल हॉस्पिटल से आता है जहाँ पर जाने पर उसको ये पता चलता है कि उसकी मदर को डायबिटीज है और उनके पैरों में घाव भी है जो कि डायबिटीज की वजह से ठीक ही नहीं हो रहे और उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी जिसमें उनका पैर भी अलग करना पड़ सकता है। गिहुन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसकी मॉम घर जाने का बोलती है और गिहुन उनसे ये बोलता है कि वो उसका इलाज करवाएगा, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा और वो इसके लिए कैपेबल नहीं है। और यहाँ गिहुन को भी दुख होता है, वो भी अपनी मॉम के इलाज में पैसे नहीं दे पा रहा था। अब अगले सीन में हम उस डिटेक्टिव जुनहो को देखते हैं जो कि अपनी मदर से बात कर रहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है और वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगा। असल में डिटेक्टिव का भाई बहुत टाइम से गायब था और वो कहाँ गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। डिटेक्टिव अपने भाई के पुराने हॉस्टल भी जाता है जहाँ पर उसको एक कार्ड मिलता है और कार्ड गिहुन के गेम वाले कार्ड से बिल्कुल मिलता जुलता था जो कि डिटेक्टिव ने पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था। अगले सीन में डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर गिहुन का एड्रेस भी ले लेता है ताकि उसको अपने भाई के लिए लीड मिल सके। हम अब प्लेयर 067 को देखते हैं जो कि अपने भाई चोई से मिलने ऑर्फनेज आई हुई थी, यानी कि वही लड़की जो कि गिहुन से टकराई थी जिसने उसके पैसे चुराए थे। चोई अपनी बहन से बोलता है कि वो अपने मदर फादर को बहुत मिस करता है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, जिस पर वो बोलती है कि वो जल्दी से चोई को अपने साथ घर ले जाएगी और उसके पेरेंट्स भी जल्दी ही उनके पास वापस आ जाएंगे। चोई यहाँ पर रोने लगता है और उसकी बहन भी उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उसको दिलासा देने लगती है। कुछ देर के बाद में प्लेयर 067 एक जगह पर एक आदमी से मिलने जाती है जो उसकी मदर को नॉर्थ कोरिया से निकालने के लिए 40 मिलियन वॉन्स मांग रहा था, जिस पर प्लेयर 067 गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम अली को देखते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर आया हुआ था और उसके बॉस से अपनी बची हुई सैलरी मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस लालची था और पैसा होने के बावजूद भी वो उसको पैसा देने से मना कर देता है। एंड लेटर ऑन अली के बहस करने की वजह से बॉस का हाथ मशीन के अंदर चला जाता है और वो इंजर्ड हो जाता है और इसका फायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अली अपने घर आकर अपनी वाइफ से बोलता है कि वो ये पैसे ले ले और अपने घर चली जाए और अली कुछ दिन बाद घर आ जाएगा, जिस पर पहले तो उसकी वाइफ नहीं मानती बट अली उसको समझा लेता है एज यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को आ रही थी। अब अगले सीन में हम सांगवू को उसकी मदर के साथ में फोन पर बात करते हुए देख पाते हैं जो कि घर के आसपास ही छुपकर उनसे बात करता है, बट वो उनको कुछ भी नहीं बताता और झूठ बोल देता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है और वो अभी फॉरेन में ही है। कुछ ही देर के बाद में सांगवू की मदर अपनी एक कस्टमर से सांगवू के बारे में बात करते हुए उसकी तारीफ कर रही थी कि तभी उनके पास में पुलिस आती है जो सांगवू को ढूंढ रही थी एज उसने लोन नहीं चुकाया था और उसने लोन का गारंटर अपनी मॉम और उनकी शॉप को बना दिया था और पुलिस ऑफिसर सांगवू की मॉम को कुछ ही टाइम की मोहलत देकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर सांगवू अपने होटल रूम में बहुत टेंशन में था और उसको गेम की तरफ से इन्विटेशन फिर से आता है कि अगर वो वापस आना चाहता है तो आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गिहुन भी एक जगह पर अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगने जाता है बट उसका दोस्त उसको पैसे देने से मना कर देता है। अब गिहुन एक बार में बियर पीने जाता है जहां पर उसके पास प्लेयर 001 ओल्ड मैन आता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि वो पास में ही अपने किसी फ्रेंड के घर पर आया था और वो आगे बोलता है कि वो गेम में वापस जाना चाहता है। गेम में वापस जाने का सुनकर गिहुन उससे मना करता है बट ओल्ड मैन ये बोलता है कि बाहरी दुनिया ज्यादा खराब है एज कम्पेयर टू द गेम। अगले सीन में हम प्लेयर 101 को देखते हैं जो कि अपने एक साथी के साथ प्लान बनाता है कि वो स्क्विड गेम को लूट लेगा, बट उसके नीचे
काम करने वालों में पहले ही उसको मारने का डिसाइड कर लिया था और वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और प्लेयर 101 वहां से खुद को बचाकर भाग जाता है। इधर गेहून अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है कुछ पैसे लेने, बट उसकी वाइफ मना करते हुए ये बोल देती है कि उसके पास में उसको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है और वो कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। बेसिकली वो अपनी लड़की को अपने साथ ही रखना चाहती थी। अब यहाँ पर उसका हस्बैंड और उसके बच्चे भी घर पर आ जाते हैं और वो गेहून को घर से बाहर भगा देती है। बाहर गेहून के पास एक्स वाइफ का हस्बैंड आता है जो कि गेहून को पैसे ऑफर करता है, बट उसके बदले में गेहून को दोबारा कभी भी अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जाएगा, जिस पर गेहून गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और पैसे नहीं लेता। यानी कि गेहून अपनी बेटी से वाकई में प्यार करता है और वो पैसा बस अपनी बेटी के लिए कमाना चाहता है। गेहून अपने घर जाता है जहाँ पर उसको डिटेक्टिव मिलता है और डिटेक्टिव गेहून से गेम के बारे में पूछता है, जिस पर गेहून बोलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता और उसने नशे में सब कुछ बोला था। डिटेक्टिव उसे अपने भाई को ढूंढने वाली बात भी बताता है, जिसे सुनकर गेहून कुछ भी नहीं बोलता और अपने घर चला जाता है, जहां उसको अपने घर के गेट पर गेम का इनविटेशन फिर से मिलता है और अगर वो वापस आना चाहता है तो मेंशन जगह पर आ जाए। अगले सीन में गेहून, सांगवू, प्लेयर 101, प्लेयर 067 और काफी लोग गेम में रिटर्न करने को आए हुए थे और कार्स आकर उन सभी को ले जाने लगती है, जहां गेहून का पीछा करते हुए डिटेक्टिव भी उन कार्स के पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ एक कार में प्लेयर 067 ने खुद को बेहोश होने से बचा लिया था अपने फेस को कवर करके और एपिसोड 2 का यहीं पर अंत हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सभी प्लेयर्स को कार से स्क्विड गेम के बेस पर लाया जाता है, जो कि एक आइलैंड होता है। डिटेक्टिव भी उनके साथ पीछा करते हुए आ जाता है और वो स्क्विड गेम के एक वर्कर को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और अपने कपड़े उसको पहनाकर अपनी आईडी उसकी पॉकेट में डालकर उसे पानी में फेंक देता है। अंदर सभी प्लेयर्स को स्टाफ रेडी करते हुए उनके कपड़े चेंज कर रहा होता है और यहाँ एक डिटेल हम नोटिस कर पाते हैं कि सब प्लेयर्स के कान के पास उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको स्कैन किया जा सकता था और यही मेंबर्स के मास्क पर भी ऐसे डिटेल्स मेंशन होते हैं। अब अंदर जब कपड़े चेंज किए जा रहे थे तभी प्लेयर 067 जो कि बेहोश नहीं थी, वो एक नाइफ छुपाकर अपने साथ में अंदर ले जाती है। अब जब सबको होश आता है तो सारे प्लेयर्स आपस में मिलते हैं और आपस में टीम बनाने लगते हैं। गेहून ओल्ड मैन से मिलता है और उसको बोलता है कि गेहून सिर्फ उस ओल्ड मैन के कहने से ही वापस आया है। यहाँ पर अली और सांगवू भी उन दोनों के साथ थे और वो लोग आपस में टीम बनाने का प्लान करते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लैक मास्क मैन, जिसको फ्रंटमैन कहा जाता था, वो अपने स्टाफ से बोलता है कि जो भी प्लेयर रिजॉइन नहीं हुए हैं उन पर भी नजर रखी जाए। अब कुछ देर बाद सब लोगों को मील दी जाती है और गेहून, सांगवू, अली और ओल्ड मैन साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी ओल्ड मैन ये बोलता है कि ये जो गेम्स हैं ये सारे गेम्स उसने अपने बचपन में खेले हैं। गेहून भी उस बात पर एग्री करता है और कुछ गेम्स के नाम भी बताता है। अली ये बोलता है कि उसको इन गेम्स का कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिस पर गेहून उसको बताता है कि वो अली को सिखा देगा। रात को सब लोग सो जाते हैं और एक प्लेयर वॉशरूम जाती है, जहां पहले तो मास्क मैन उसको मना करता है बट बाद में वो उसको जाने देता है और उसके साथ प्लेयर 067 भी आती है। अब वो प्लेयर सिगरेट स्मोक करने लगती है और प्लेयर 067 उसके साथ बाथरूम में जाती है और वो दोनों एसी डक से होते हुए आगे के रूम्स को चेक करती हैं कि उसमें क्या होता है। तो उनको किचन दिखाई देता है जहां पर ढेर सारे शुगर को मेल्ट किया जा रहा था, जिसके बाद में वो दोनों ही वापस आ जाते हैं। दूसरी ओर डिटेक्टिव भी अपने रूम में आ जाता है जहां पर एक मास्क मैन को उस पर शक हो जाता है। इस रूम में डिटेक्टिव कैमरा को भी नोटिस करता है, यहाँ पर हर एक पर्सन पर पूरी तरह नजर रखी जाती थी। अब रात को सोते टाइम वो डिटेक्टिव यहाँ पर हर एक चीज को अपने फोन में नोट कर लेता है, जो कुछ भी उसने यहाँ पर देखा था। अगली सुबह सभी प्लेयर्स को खाना दिया जाता है और सेकंड गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है। अगले गेम के बारे में सब सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है और हम एक प्लेयर को देखते हैं जिसको अपने मील में एक पेपर मिलता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अब मास्क मैन आकर सबको गेम के लिए लेकर जाते हैं और गेम ग्राउंड में उन लोगों को 4 डोर्स मिलते हैं जिन पर अलग अलग शेप्स बने हुए थे, लाइक अम्ब्रेला, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्टार। सांगवू ने प्लेयर 067 से गेम के बारे में पूछा भी था कि उसने क्या देखा है और उसको शुगर के बारे में पता चल गया था और सांगवू ने गेम भी गेस कर लिया था। गेहून यहाँ पर सांगवू से बात करते हुए पूछता है कि उसको क्या लगता है कि गेम कैसा होगा, बट सांगवू उसको बोलता है कि उसको नहीं पता। सांगवू यहाँ पर गेहून को ये भी बोलता है कि उनको नहीं पता कि गेम कैसा होगा, तो सबको अलग अलग ही रहना चाहिए और अलग अलग गेम खेलना भी चाहिए। अब गेम शुरू होता है और सब लोगों को अपने चुने हुए डोर पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक बड़ी सी डिस्क जैसी कैंडी थी। अब हमको इस गेम के बारे में पता चलता है और इस गेम में उन लोगों को डिस्क के बीच में बनी हुई शेप को बिना तोड़े
हुए डिस्क से बाहर निकालना था और जो भी इसमें फेल होता है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब सभी प्लेयर्स गेम खेलना शुरू करते हैं और जिनके पास में ट्रायंगल शेप था वो लोग इजीली गेम खत्म कर देते हैं और जिनके पास में अम्ब्रेला और सर्कल्स जैसे टफ शेप थे वो लोग गलती कर देते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में उन लोगों को शूट करके मार दिया जाता है एज एलिमिनेशन। गेहून अपने गेम में बहुत परेशान हो रहा था एज उसको अम्ब्रेला शेप मिला था। हम बाकी के सारे प्लेयर्स को अपनी अपनी शेप के साथ में गेम खेलता हुआ देखते हैं, जहां पर प्लेयर 212 एक लाइटर से अपनी कैंडी का शेप निकालते हुए चीटिंग करके गेम को फिनिश करती है और वो प्लेयर 101 को भी अपना लाइटर दे देती है, जिससे प्लेयर 101 भी अपना गेम कंप्लीट कर लेता है। अब गेहून को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही थी और वो लोगों को मरते हुए भी देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी सडनली उसको एक आइडिया आता है और वो कैंडी को लिक कर अपनी शेप को बाहर निकाल लेता है और उसको देखते हुए बाकी के कंटेस्टेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। अब तक काफी प्लेयर्स अपना गेम फिनिश कर देते हैं और प्लेग्राउंड से चले जाते हैं और जो लोग वहां पर बचे हुए थे उनको शूट कर मार दिया जाता है। एक आदमी उन मास्क मैन से बचते हुए उनके लीडर को पकड़ लेता है और उसको अपना चेहरा दिखाने को बोलता है और वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति अपना मास्क हटा देता है जिसकी एज काफी कम होती है और फिर वो प्लेयर खुद को ही शूट करके मार देता है। अब तभी फ्रंटमैन वहां पर आता है और वो उस लीडर को मार देता है और बोलता है किसी भी कंडीशन में उन लोगों को अपना फेस डिस्क्लोज नहीं करना है और ये एक रूल है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि इनके मास्क के ऊपर स्क्वायर और ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर जो स्क्वायर वाला मास्क वाला आदमी है वो लीडर है और यहाँ पर जो ट्रायंगल वाले हैं वो उनसे नीचे आते हैं और यहाँ पर उनसे भी बड़ा जो बॉस है वो फिलहाल यहाँ पर फ्रंटमैन है। और दोस्तों इसी के साथ में एपिसोड 3 का भी अंत हो जाता है। एपिसोड 4 शुरू होता है जहां पर गेहून और ओल्ड मैन अपना गेम कंप्लीट करके डोम के अंदर आते हैं और उनको देखकर सांगवू थोड़ा सा अपसेट नजर आता है। अब उस डोम में प्राइज मनी का कंटेनर आता है और उसमें और भी ज्यादा पैसे भर दिए जाते हैं एज और लोग मारे जा चुके थे। अब सभी लोगों को मील दिया जाता है और प्लेयर 101 और उसके 4 साथी और 2 बार मील ले लेते हैं। लास्ट में बचने वाले 5 लोगों को मील नहीं मिलती और उन लोगों में से एक प्लेयर 101 से लड़ने लगता है। अब प्लेयर 101 उस आदमी को मारने लगता है और उसको पीट कर मार डालता है और उसको मारने से कोई भी नहीं रोक पाता, इवन मास्क मैन भी कुछ नहीं करते और उसको मारने देते हैं। अब उस जगह पर सारे लोग अलग अलग टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं। सबको डर था कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को मार देंगे। दूसरी ओर हम एक प्लेयर को कुछ मास्क पर्सन के साथ में देखते हैं और यहाँ पर वो प्लेयर जो कि एक डॉक्टर भी था वो एक डेड बॉडी के पार्ट्स निकाल रहा था। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इन मास्क मैन ने उस डॉक्टर को पहले ही गेम में हेल्प की थी, जहाँ पर उसको पहले से ही गेम की सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब वो डॉक्टर अपना काम खत्म कर देता है और वो मास्क मैन उसको एक एग देकर गेम की इन्फॉर्मेशन दे देता है, जहां उस गेम में से एक पेपर नोट था। वापस हॉल में जाने पर वो अपने लिए टीम ढूंढने लगता है और वो प्लेयर 101 के पास में जाकर उसके साथ टीम अप कर लेता है और उसको अगले गेम की इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। रात को अब अगला गेम चालू होने वाला था और सारे मास्क पहने हुए गार्ड्स उस हॉल के गेट के बाहर आ जाते हैं और फ्रंटमैन कंट्रोल रूम से सब पर नजर रखे हुए था, जिसके बाद में गेम शुरू कर दिया जाता है। गेम असल में ये था कि सारे प्लेयर्स को आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को मारना था, जहां पर मेनली प्लेयर 101 ज्यादातर लोगों को मार रहा था। गेहून उस ओल्ड मैन को जगाता है और उसको एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। प्लेयर 101 दूसरी प्लेयर 067 पर अटैक करता है, जिसको गेहून बचा लेता है। बहुत सारे लोग अभी तक मारे जा चुके थे और ओल्ड मैन अब एक ऊंची जगह पर चढ़कर ये सब रोकने की भीख मांगता है और फ्रंट मैन गेम को रोक देता है। गार्ड्स अब हॉल के अंदर आ जाते हैं और लोगों को लड़ने से रोक देते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे जिनके नाम की अमाउंट कंटेनर में भर दी जाती है और डेड बॉडीज को विद रिस्पेक्ट जला दिया जाता है। रात को सभी लोग बैठकर आपस में बात करते हैं, जहाँ पर गेहून की टीम अपने अपने नाम बता रहे थे और ओल्ड मैन को अपना नाम ही याद नहीं आता और प्लेयर 067 अपना नाम बताने से इनकार कर देती है। दूसरी ओर प्लेयर 101 की टीम भी साथ में ही थी और वो लोग आपस में बात कर रहे थे और प्लेयर 212 प्लेयर 101 को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है, जहां वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं और प्लेयर 212 प्लेयर 101 से धोखा ना देते हुए साथ रहने का बोलती है और आखिरी तक साथ में गेम कंटिन्यू करने का बोलती है, जिस पर प्लेयर 101 एग्री हो जाता है और बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर हमको उन दोनों प्लेयर्स का नाम भी पता चलता है, जहाँ पर प्लेयर 101 का नाम था डाक्सू और प्लेयर 212 का नाम होता है हानमी न्यो। हानमी यहाँ पर डाक्सू से बोलती है कि वो और डॉक्टर को छुपा रहे हैं, जिस पर डाक्सू इनकार कर देता है और साथ ही वादा करता है कि वो हानमी के साथ एंड तक रहेगा।
वहीं दूसरी ओर अपने रूम में डिटेक्टिव भी आज मिली हुई न्यू डिटेल्स को नोटिस करता है। सुबह गिहुन ओल्ड मैन से बात करता है, जहां ओल्ड मैन बताता है कि वो रात से सोया ही नहीं है और सारी रात जागता रहा ताकि कोई उन पर हमला ना कर सके। अब अगले गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी लोग दूसरे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर न्यू गेम में 10 लोगों की एक टीम बनानी थी और सांगवू गिहुन और अली से बोलता है कि उनको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की टीम बनानी चाहिए और सभी लोग अलग अलग होकर और प्लेयर्स को ढूंढने लगते हैं। डाक्सू के पास हानमी आती है, जिसको डाक्सू अपनी टीम में लेने से मना कर देता है, वो एक लड़की थी और हानमी को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गिहुन की टीम में चली जाती है, जहां सांगवू भी उसको नहीं लेना चाहता था, बट वो लोग उसको ले लेते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी। सारे प्लेयर्स को ढूंढने के बाद में गिहुन और सांगवू की टीम में एक ओल्ड मैन, 3 लड़कियां थीं और उनकी टीम वहां की सबसे कमजोर टीम थी, जिससे सांगवू थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हारने वालों को हार नहीं मिलती बल्कि मौत मिलती है। अब अगला गेम शुरू होता है और उन सबको एक बड़े से ब्रिज पर लाया जाता है और उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर, जिसमें 2 टीम्स आमने सामने होंगी और उन टीम्स में 10 प्लेयर्स थे और उनको एक रोप को अपनी साइड पर खींचना होगा और जो टीम रोप को अपनी साइड खींच लेगी वो विनर होगी और उसके अपोजिट वाली टीम जो होगी वो नीचे गिरकर मारी जाएगी। अब गेम शुरू होता है और सबसे पहले डाक्सू का मैच था, जिसके अंदर डाक्सू की टीम जीत जाती है और विरोधी टीम नीचे गिरकर मारी जाती है। अब नीचे डेड बॉडीज को उठाने वाले वर्कर्स में कुछ लोग एक बॉडी की ग्रेव को मार्क कर लेते हैं और ये लोग वही थे जो बॉडीज के ऑर्गन्स को सेल किया करते थे। अब अगली बारी आती है सांगवू और गिहुन की टीम की, जहां पर वो लोग पहले से ही परेशान थे क्योंकि वो सबसे कमजोर टीम थी, तो उनकी हार तय हो गई थी। अब गिहुन यहाँ पर ओल्ड मैन से टग ऑफ वॉर के लिए टिप्स मांगता है और ओल्ड मैन अपने एक्सपीरियंस से बताना शुरू करता है कि ये गेम स्ट्रेंथ का नहीं है बल्कि प्लानिंग का है। ओल्ड मैन उन सबको गाइड करता है और वो लोग उसके बताए अनुसार ही करते हैं और वो लोग लीड करने लगते हैं। वो अपने शरीर को पीछे झुका देते हैं और 10 सेकंड तक रस्सी को होल्ड कर रखते हैं, जिससे सामने वाली जो टीम होती है वो फिसलने लगती है और वहीं पर ये मौका पा लेते हैं और ये रस्सी को जोर से खींचते हैं। वो लोग जीत ही रहे थे कि कुछ गलती से अपोजिशन टीम गेम लीड करने लगती है और सडनली सांगवू एक आइडिया देता है कि उनको एक साथ ही कुछ कदम आगे जाना चाहिए, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि आगे तो वहां पर खाई थी। बट गिहुन यहाँ पर सांगवू की बात मान लेता है और सबको कन्विंस कर लेता है और वो सभी लोग अचानक से ही कुछ कदम आगे चले जाते हैं और बूम, एपिसोड 4 का यहीं पर अंत हो जाता है।